हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एसआई मेंस के पेड सेट का सॉल्यूशन। आप सभी को बता दो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने प्रैक्टिस सेट को खरीदा था, जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट अवेलेबल कराया था 40 रुपये में, जो कि 10 सेट, उसके सॉल्यूशन के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। यानी कि सेट 1 का सॉल्यूशन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जिन लोगों ने भी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया है खुद से, उन लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होगा, और साथ साथ जिन लोगों ने परचेज नहीं किया वो लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और आप लोगों को एक अनुमान लग जाएगा कि फ्रेंड्स किस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए गए थे सेट्स में। ठीक है, अगर आप खरीदना भी चाहते हैं तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। तो फिलहाल बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस टाइप का दिया गया था। प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजाओं में से किसने जैन धर्म को ग्रहण किया और सन्यासी बन गया था? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से दीक्षा ली थी और इनकी मृत्यु 298 ईसा पूर्व श्रवणबेलगोला में हुई थी, और इनका उत्तराधिकारी जो था बिंदुसार था। ये पॉइंट्स याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहे हैं कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था और उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट था कि जो जन्म तो दिया गया था लेकिन मृत्यु इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था, लेकिन आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग समझ सकते थे। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में टोटल आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग में इंक्लूड किए गए लास्ट में। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो फिलहाल अगर बात करें इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर का, तो मैं आपको बता दूं कि महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। यानी फ्रेंड्स कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, और इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी राजगीर में हुई थी। तो यानी कि पावापुरी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। ठीक है, देखिए एग्जैक्ट अगर जब आपके पास यहाँ पे लोकेशन दिया गया था, इस वजह से आप डायरेक्ट सी को टिक करेंगे, वरना आप वैशाली और राजगीर को भी टिक कर सकते थे, लेकिन अगर जो कुंदग्राम और ये पावापुरी नहीं दिया रहा था तो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते। अगला पॉइंट क्या करें कि किस देश ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए एक संयुक्त स्टॉक कंपनी शुरू की थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डच। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए संतनाम समिति। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, संतनाम समिति 1962 से 1964 के बीच ये सुझाव दिया गया था, जिसे भ्रष्टाचार रोकने से संबंधित सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। ये संतनाम समिति के सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करें कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पॉइंट्स 1 और पॉइंट्स 2 को पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे राइट आंसर क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट्स में क्या करें कि वर्ष 1979 में संविधान संशोधन आधारित मतदान आयु 21 वर्ष से संशोधित करके 18 वर्ष कर दिया गया था। देखिए ये पॉइंट तो करेक्ट है कि 21 वर्ष से 18 वर्ष तो किया गया, लेकिन यहाँ पे जो ईस्वी दिया गया गलत है, क्योंकि 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत ये किया गया था, 1989 के तहत। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा गलत है। सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, इस अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 का संशोधन किया गया था। ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि केवल और केवल 2 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन में क्या है, गहरा नीला रंग होने के कारण किस जलधारा को जापानी लोग जापान की काली धारा कहते थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्यूराइल जलधारा। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वारेनियस। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। अगर बात करें टॉलमी के बारे में, तो टॉलमी भी एक कथन कही थी जो कि इस प्रकार था कि भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अमामय विज्ञान है। ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया कि इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? ठीक है फ्रेंड्स, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एस.एन. बनर्जी। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया जो कांग्रेस में नरमपंथियों और उग्रवादियों में मतभेद के कारण जो कि 1919 में अस्तित्व में आया था। तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़ेंगे और उसके बाद राइट आंसर को देखेंगे। पहला पॉइंट्स में क्या है कि संविधान, भारत के संविधान का अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को निःशुल्क विधि सहायता प्रदान करता है। देखिए पॉइंट्स ये फ्रेंड्स अगर बात करें इस क्वेश्चन के इसके बारे में, तो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सेकंड पॉइंट देखें तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों कथन जो कि बिल्कुल सही थे, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। ठीक है,
अगला क्वेश्चन ये बनता है कि शुक्र ग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ध्यान से पढ़ेंगे, शुक्र ग्रह के बारे में हमें बात करना है और कौन सा कथन गलत है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट में क्या कह रहा है कि ये सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है, तो बिल्कुल करेक्ट है, सबसे चमकीला ग्रह इसे कहते हैं। सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि इसके उपग्रहों की संख्या 2 है। देखिए ये पॉइंट गलत है, क्योंकि फ्रेंड्स बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है, तो यानी कि ये पॉइंट्स गलत है। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है कि इसके वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक होने के कारण सबसे गर्म ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे सौरमंडल का सबसे जो गर्म ग्रह वो शुक्र माना जाता है। तो क्यों माना जाता है? तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण। तो ये पॉइंट भी करेक्ट है। और डी पॉइंट में क्या करें कि पृथ्वी की जुड़वा बहन की संख्या भी दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बाकी ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बी जो कि गलत था। तो आपका राइट आंसर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, क्योंकि हमें गलत बताना था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है कि सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला विरंजक अभिकर्मक क्या है। तो सर्वाधिक इस्तेमाल में जो विरंजक किया जाता है अभिकर्मक का प्रयोग वो होता है क्लोरीन। ऑप्शंस बी बिल्कुल करेक्ट होगा, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है। तो बायोगैस का सबसे मुख्य जो गैस होता है वो होता है मीथेन। मीथेन को मास गैस के नाम से जानते हैं, जिसका जो CH4 इसका फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स में हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहला पॉइंट्स क्या कह रहा है कि विषाणुओं को कभी निष्क्रिय अवस्था में नहीं रखा जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि पहला पॉइंट्स बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि विषाणुओं की जो प्रकृति होती है वो सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की होती है। इसी के कारण इसे कहा जाता है विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। तो आप चाहो इसको किसी भी तरह से रख सकते हैं, निष्क्रिय की अवस्था में रखा जा सकता है। तो ये पॉइंट्स गलत था। ठीक है, सेकंड पॉइंट के बारे में बात करें तो ये किसी जीवित कोशिका में पहुंचते ही सक्रिय हो जाते हैं और एंजाइमों का संश्लेषित करने लगते हैं। ये पॉइंट करेक्ट है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पहला पॉइंट तो गलत था, लेकिन सेकंड पॉइंट सही है, इसलिए ऑप्शन बी को टिक करेंगे, केवल और केवल 2। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट्स में क्या कह रहा है कि रक्त में सफेद रक्त कण यानी कि जिसको WBC कहते हैं शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। बिल्कुल करेक्ट है, प्रतिरक्षण के कार्य करते हैं, पहला करेक्ट है। सेकंड क्या कह रहा है कि WBC की संख्या में वृद्धि को ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है, जिसको ब्लड कैंसर कहते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। दोनों के दोनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे। दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निर्यात और आयात के लिए कौन सी वित्तीय सहायता प्रदान करता है, कौन सी बैंक जो है वो वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो आपको पता है कि एग्जिम बैंक जो होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक हो, बिल्कुल करेक्ट होगा, इसलिए राइट आंसर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। याद रखेंगे इसकी स्थापना कब की थी, 1982 में, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जिम बैंक की स्थापना 1982 में। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वैच्छिक बेरोजगारी को संदर्भित करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, काम करने के लिए श्रम को प्राथमिकता देना, बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके शासन के दरबारी कवि थे। तो गीत गोविंद के लेखक जो है जयदेव, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि गीत गोविंद का लेखक कौन है, तो जयदेव है, याद रखेंगे। किसके शासक के दरबारी कवि थे, तो इसका राइट आंसर होगा लक्ष्मण सेन। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं सेन, यहाँ पे आया तो सेन वंश, तो ये सेन वंश से संबंध रखते थे। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने की थी। राजधानी नदिया या फिर लखनौती होता था। ठीक है, यहाँ से 2 क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। जैसे फ्रेंड्स दान सागर और अद्भुत सागर की जो रचना थी वो भल्लाल सेन ने की थी। ठीक है, और अद्भुत सागर की जो पूर्ण रूप जो दिया था वो लक्ष्मण सेन ने ही दिया था। तो ये सभी चीज़ आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली के गद्दी पर बैठा था आराम शाह, जो कि मात्र 8 महीने तक ही शासन कर सका, क्योंकि इल्तुतमिश ने इसकी हत्या कर दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान द्वारा अंतिम रूप से गुलाम तुर्कों के गुट चालीसा को समाप्त किया था। तो ये जो चालीसा बनाया गया था, जिसको तुर्कान चेहलगानी कहते हैं, ये बनाया था इल्तुतमिश ने, लेकिन इसका जो खत्म किया था वो बलबन ने किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़ों में वर्षा की प्राप्ति निम्न में से किससे होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़ों में वर्षा जो प्राप्त होती है वो किससे होती है, तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। और पूरे भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण होती है, लगभग 75%, ये याद रखेंगे। लेकिन इस मानसून के कारण चेन्नई में वर्षा नहीं होती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण निम्न में से किस वर्ष किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 में हुआ था वाशिंगटन डीसी में, याद रखेंगे 22 अक्टूबर 1884 को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन रुधिर कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली व्यावसायिक कारक है। तो देखिए फ्रेंड्स, रुधिर में कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले व्यावसायिक कारक कह सकते हैं या फिर इसको औषधि कह सकते हैं, स्टैटिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से जाना जाता है? तो यूरोप के गर्म कंबल के नाम से जाना जाता है गल्फ स्ट्रीम। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इस पूरे सेट में मैंने उस टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूड किया था जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि मैंने फालतू क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया था और ना ही फालतू क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे ही नहीं जाएंगे। बस आपके साथ आप प्रैक्टिस कर लोगे और क्वेश्चन आएंगे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसमें सारे टाइप के क्वेश्चन दिए गए, कुछ नया भी सीखने को मिलेगा और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि डेफिनेटली पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है कार्ले और ये स्थित है महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये लोनावाला के निकट में पड़ता है, महाराष्ट्र के लोनावाला के निकट ये स्थित है कार्ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि फिक्की झील किस राज्य में स्थित है? तो फिक्की झील का जो संबंध है ये भी महाराष्ट्र से ही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो टाइम पीरियड यानी कि आवर्तकाल जो होता है वो क्या होता है 2π/L/g। ठीक है, एल लंबाई होता है, जी इसका गुरुत्वीय त्वरण। यहाँ पे क्या बात कीजिए कि 4% अगर लंबाई को बढ़ाते हैं तो ध्यान से समझिएगा, अगर मैं एल के जगह पे 4% रखता हूँ और ये रूट में है तो क्या होगा, बाहर निकलेगा तो 2 होगा। तो कह सकते हैं कि 2% बढ़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 2% बढ़ जाएगा। आई होप कि आप ये बात समझ चुके होंगे, नहीं समझे तो एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर मैं 4% बढ़ाता हूँ तो ये 4L और अपॉन में जी होगा। तो रूट में 4 का मतलब फ्रेंड्स क्या है कि बाहर में आपका 2 निकलेगा और 2 निकलने का मतलब ये वापस इसी टाइप का हो जाएगा L अपॉन में जी। तो L अपॉन में इतना के जगह पे तो वापस हम T रख सकते हैं। तो वृद्धि कितना हुआ 2%, यानी कि दुगना बढ़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 2% करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला पॉइंट ये बनता है कि किसी पेंडुलम की लंबाई दुगना कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? क्वेश्चन तो सेम टू सेम यहाँ पर भी वही बात करना है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसके लंबाई को 2 गुना कर देता हूँ तो क्या होगा, √2 का तो कुछ रूट निकलेगा नहीं, तो ये डायरेक्ट आपका √2 बाहर निकल जाएगा, यानी कि √2 गुने 2π और अपॉन में L अपॉन में जी। ठीक है फ्रेंड्स, रूट में L अपॉन में जी। तो इसका मतलब यानी कि इसका T हो जाएगा तो √2 गुना तो ही होता है, यानी कि √2 गुने T हो जाएगा। इसका मतलब तो इतना का मतलब कि √2 गुना बढ़ जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष जिसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं से पीड़ित को क्या होगा? अगर कोई व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है उस कंडीशन में क्या होगा? दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति फ्रेंड्स क्या करता है कि वो दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है लेकिन निकट की वस्तु को नहीं देख सकता है। इस वजह से ऑप्शन हम बी को यहाँ पे टिक करेंगे। और कभी कभी ये पूछा जाता है कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे? तो मैंने आपको क्या बताया कि 2 पे 3 और 3 पे 4। ठीक है, यानी कि दूर पे लिए उत्तल लेंस, 3 के लिए निकट के लिए अवतल लेंस। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? समस्थानिक यानी कि आइसोटॉप्स की संख्या कितनी है? तो हाइड्रोजन के कुल 3 आइसोटॉप्स होते हैं और वो कौन कौन होते हैं तो आपको मैंने कई बार बता चुका है साइंस के वीडियो में। तो वो होता है फ्रेंड्स कि पहला तो होता है प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा ट्राइटियम। और कभी कभी ये पूछा जाता है कि हाइड्रोजन के कौन सा समस्थानिक जो होता है वो रेडियो एक्टिविटी को प्रदर्शित करता है, वो होता है ट्राइटियम। ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी फ्रेंड्स फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट्स को पढ़ना है और उसके बाद बताना कि कौन सा कथन सही होगा। तो चलिए आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि इसका निर्माण मोज़ले नामक वैज्ञानिक ने किया था, ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या 118, बिल्कुल करेक्ट है। पीरियोडिक टेबल जो हम लोग देखते हैं वर्तमान में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग 118 तत्व अवेलेबल है। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित है, ये बिल्कुल गलत है। जो आधुनिक आवर्त सारणी मोज़ले ने जो तैयार की थी वो परमाणु संख्या पर आधारित थी, परमाणु क्रमांक पर आधारित है। और परमाणु भार पे जो मेंडलीफ ने बताई थी उसके पे आधारित था। तो थर्ड पॉइंट हमारा गलत है और फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल करेक्ट था। इसलिए राइट आंसर हम सी को टिक करेंगे, केवल और 1 और 2। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि हरिप्रसाद चौरसिया जो है वो किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है। ठीक है, बांसुरी से। अगर हम बात करें और भी जो अन्य जो वाद्य जो है यानी कि संगीत वाद्य से संबंधित बांसुरी से कौन कौन है तो आप उनको याद रख सकते हैं फ्रेंड्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पन्नालाल घोष हमेशा पेपर में आपको देखने को मिलता रहता है। राजेंद्र प्रसन्ना याद रखिएगा, राजेंद्र कुलकर्णी होता है और बाकी आप याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई पुस्तक नहीं है? तो ध्यान से पढ़िएगा, नहीं है।
तो यहाँ पे सिंपल से अगर बात करें ऑप्शन सी, तो माई कंट्री माई लाइफ जो है इनके द्वारा नहीं लिखी गई है, लाल कृष्ण अंडवानी जी के द्वारा लिखी गई है, माई कंट्री माई लाइफ। अगला पॉइंट देखिए क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा गार्ड कौन होता है। तो बात यहाँ पे व्यापार की जा रही है, तो सिंपल सी बात है व्यापार यानी कि WTO, ठीक है फ्रेंड्स, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1995 में की गई थी 1 जनवरी 1995 को, जिसने गैट का स्थान लिया था। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों के भेद के लिए कौन उपस्थित होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मानव नेत्र में उपस्थित जो रेटिना में रंगों के भेद के लिए उपस्थित होता है, जिस वजह से हम रंग को पहचान सकते हैं, वो होता है कोन्स। और कुछ व्यक्तियों में कोन्स नहीं पाए जाते हैं, यानी कि कुछ कोन्स की कमी होती है, जिस वजह से वो उनके फ्रेंड्स क्या होते हैं, कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, जिसमें वो ग्रीन को रेड समझते हैं, रेड को ग्रीन समझते हैं। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो नागालैंड को जो राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 13वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा, ठीक है। अगर 12 के बारे में बात करें तो 12वां संविधान जो 1962 में ही हुआ था, इसके अंतर्गत प्रथम अनुसूची में संशोधन करके गोवा दमन दीव को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। साथ ही साथ अगर बात करें 55वां संविधान संशोधन जो कि 1986 में हुआ था, इसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। और 36वां तो आप सभी को पता होगा, 1975 के तहत सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनने के सही कालक्रम को पहचान करके कुट का सही पहचान करें, यानी कि आपको कालक्रम के अनुसार बताना है कि किस स्टेट का सबसे पहले गठन हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इसके राइट आंसर के बारे में बात करते हैं। और देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको पता है कि आंध्र प्रदेश जो सबसे पहले भाषाई आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य था, तो ये हो जाता है सबसे पहला, ठीक है। ये तो सबसे पहले होगा। और इसके बाद अगर हम बात करें, ये 1953 में हुआ था। और सेकंड नंबर पे हम देखेंगे तो सेकंड नंबर पे हमारा हरियाणा आएगा, जबकि हरियाणा का 1966 नंबर में हुआ था, ठीक है। 1966 ईस्वी में, तो 3 कह सकते हैं, ये 3 आएगा। उसके बाद हमारा आएगा हिमाचल प्रदेश जो कि 1971 में हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं 2। और लास्ट में हमारा 1975, तो 4, यानी कि 1 3 2 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि मरुद्वीदों में लंबा मूलतंत्र होता है। तो मरुद्वीदों में जो लंबा मूलतंत्र, देखिए सबसे पहले तो आप यह समझ लिया कि मरुद्वीद का मतलब क्या होता है। रेगिस्तान में उगने वाले जो पौधे होते हैं उनको कहते हैं, जिसको इंग्लिश में ज़ेरोफाइट भी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ज़ेरोफाइट में जो लंबा मूलतंत्र होता है, इसका कारण क्या है, तो मैंने आपको कई बार बता चुका है कि गहरे जल स्तरों के खोज में क्या होते हैं, इनके जो जड़ होते हैं वो काफ़ी लंबी दूरी तक तय कर लेते हैं, गहराई में चले जाते हैं, इस वजह से इनका जो मूलतंत्र होता है वो लंबा होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। अगला पॉइंट देखिए क्या है कि अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित है। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अगर आपको कुल वाले पौधे के नाम याद करने की, कौन से पौधे किस कुल के अंतर्गत आते हैं, तो हमारे चैनल पे मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको याद करा दिए, किस माध्यम से आप याद रख सकते हैं, तो आप उसको वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा, अनाज वाले पौधे ग्रैमिनी कुल के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। अगला पॉइंट देखिए क्या, निम्नलिखित विकल्पों में से सम्राट द्वारा निर्मित उनकी इमारत का सही मिलान कौन सा है। यानी फ्रेंड्स यहाँ पे बाबर, अकबर और शाहजहां के द्वारा जो बनाई गई इमारत यहाँ पे दी गई है, मोती मस्जिद, जमाली मस्जिद और आगरा किला, तो कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए बाबर ने जमाली मस्जिद का निर्माण कराया था, यानी कि फर्स्ट का सेकंड के साथ मैच होगा, तो फर्स्ट का सेकंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी ऑप्शंस तो नहीं है, लेकिन और भी आप मिलान कर लीजिए। जैसे कि अकबर की अगर बात करें तो अकबर ने आगरा किला का निर्माण कराया और शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। तो 3 का 1 तो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी को आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में किसे वर्णित किया गया। यानी फ्रेंड्स ये जो बात कही गई है फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शंस में, वो किसके बारे में कही गई है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो उन्होंने 1832 से 1833 तक बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सचिव का पद संभाला। ओके आगे बढ़ते हैं। उन्होंने गवर्नर जनरल काउंसिल के पहले कानूनी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखेंगे किसके बारे में, आप डायरेक्ट समझ जाएंगे कि उन्होंने भारत के पश्चिमी अवधारण और शिक्षा की शुरुआत की। बस यही पॉइंट से आप क्लियर कर सकते हैं कि पश्चिमी शिक्षा यानी कि फ्रेंड्स पश्चिमी अवधारण और शिक्षा की शुरुआत की, तो कह सकते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा की स्टार्टिंग किसने की थी, मैकाले ने की थी। तो राइट आंसर आप बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष को, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, लोकसभा के अध्यक्ष को जो मतदान करने का अधिकार होता है केवल तभी कर सकते हैं जब टाई रहने पर मतदान देने का अधिकार होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में यहाँ पे विचार करना है। तो पहला पॉइंट क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियत रखे थे, नियत की बिल्कुल करेक्ट है।
अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन स्टार्ट किया था, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, आप सभी को पता होगा। थर्ड पॉइंट में क्या क्या, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का जो अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था, 1/2 तक बढ़ा दिया गया था, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, इसलिए राइट आंसर डी को टिक करेंगे, ये सभी के सभी कथन सही थे। साथ साथ आप याद रखेंगे फ्रेंड्स कि मूल्य नियंत्रण प्रणाली को जो लागू किया गया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही लागू किया था, और साथ ही साथ देवी अधिकार, ठीक है, दैवी अधिकार के सिद्धांत को भी इसी ने लागू किया था, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि इनाम भूमि किसे दिया जाता था। इनाम भूमि जो है किसे दिया जाता था, तो विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाने वाला भूमि को इनाम भूमि कहते थे, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु उम्मीदवार द्वारा क्या होगा, राइट आंसर। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु उम्मीदवार द्वारा फ्रेंड्स किसी उच्च न्यायालय के 10 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया गया हो, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये चीज़ याद रखेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, यानी फ्रेंड्स काकोरी षड्यंत्र केस, ढाका षड्यंत्र केस, दिल्ली षड्यंत्र और उसके बाद अलीपुर षड्यंत्र केस को कालक्रम के अनुसार सजाना कि कौन सबसे पहले हुआ और लास्ट में कौन हुआ था। तो यहाँ पे चलिए एक एक करके मैच कराते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला इसमें आता है अलीपुर षड्यंत्र केस, जिसमें फ्रेंड्स जो हुआ था 1908 ईस्वी में, तो इसको आप सबसे पहले रखेंगे 4th नंबर पे, ठीक है, 1908 में। अगर इसके बारे में बात करें, इसके बाद जो आया था वो फ्रेंड्स कौन था, तो यहाँ पे अगर देख सकते हैं ढाका षड्यंत्र केस जो कि 2 नंबर पे, और ये फ्रेंड्स 1910 में हुआ था, तो ये 2nd नंबर पे आ जाता है। थर्ड के बारे में बात करें तो दिल्ली षड्यंत्र केस जो कि 1912 में हुआ था, तो ये आप इसको 3rd पे रखिए। और लास्ट में आपका काकोरी षड्यंत्र केस, आपको ये पता है कि इस काकोरी जो घटना हुई थी वो कब हुई थी, 1925 में, तो इसका लास्ट में हो जाएगा। 42-31 आप मैच करके देखिए 42-31 कहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है कि भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है, तो भाग 16 किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध दिए गए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। और मैं आपको बता दूं कि इसके संबंधित अनुच्छेद कहां से लेकर के कहां तक विशेष उपबंध है, तो 330 से लेकर के 342 तक इसमें अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है, तो बताइए फ्रेंड्स कि कौन सा अप्रत्यक्ष कर है, तो बहुत ही चर्चा में भी था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि माल और सेवा कर, जिसको गुड्स टैक्स भी कह सकते हैं, जीएसटी, ठीक है फ्रेंड्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसको जीएसटी भी कहते हैं, और ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। अगला पॉइंट देखिए क्या बनता है, स्वेज नहर के दोनों सिरे पर स्थित जो पतन युक्त है यानी कि बंदरगाह है वो कौन कौन है, तो स्वेज नहर के दोनों तरफ अगर बात करें तो पोर्ट सईद और स्वेज, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसको फ्रेंड्स WII भी कहते हैं, वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी देहरादून, जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि कुशीदीन और वेकनाट शब्द जो है वो किससे संबंधित है, कुशीदीन और वेकनाट शब्द का संबंध ऑप्शन नंबर ए से बिल्कुल करेक्ट होगा, रीढ़ के व्यवसाय से। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो ये आप वेकनाट देख रहे हैं, वेकनाट का एक और अर्थ होता था सूदखोर, ठीक है फ्रेंड्स, ऋण देकर के ब्याज लेने वाले जो व्यक्ति थे उसको वेकनाट कहा जाता था, जिसको एक और नाम से जानते हैं सूदखोर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि किस यात्री ने तालिकोटा युद्ध यानी कि 1565 में जो तालिकोटा युद्ध हुआ था, जिसको विजयनगर साम्राज्य का पतन का युद्ध भी माना जाता है, के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राज्य के नगर के विनिष्ट वैभव पर टिप्पणी की, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि सीजर फेडरिक, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। एक पॉइंट्स में आपको बताता हूँ फ्रेंड्स कि विजयनगर साम्राज्य से जितनी भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए आप उसको पढ़ लीजिएगा काफ़ी अच्छे तरीके से, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य से डेफिनेटली 1-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला पॉइंट देखिए क्या है, 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। जो युक्ति बात कही है नीति निर्देश के किस सिद्धांत किस अनुच्छेद में ये उल्लिखित है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि अनुच्छेद 45 में, ठीक है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखिए क्या है, इंद्रधनुष किसके कारण होता है, जो इंद्रधनुष है इसके कारण होता है फ्रेंड्स अपवर्तन और परावर्तन, यानी कि इसमें प्रकीर्णन का कोई भी रोल नहीं होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा केवल 1 और 2, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला पॉइंट क्या बनता है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय पड़ता है कोलकाता में, जिसकी स्थापना अगर बात करें तो इसकी स्थापना 13 फरवरी 1890 को की गई थी, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखिए क्या है कि सिंधु नदी की निम्नलिखित में से कौन सहायक नदियां हैं। तो सिंधु नदी की कौन कौन यहाँ इसमें सहायक नदी है, तो मैंने आपको कई बार बताया इसके बारे में। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा, चिनाब, झेलम, रावी, सतलज, ये सभी के सभी सिंधु नदी की सहायक नदी है, इसलिए ऑप्शन डी को आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है। तो अशुद्ध रक्त का संचार कौन करता है, तो पाल्मोनेरी धमनी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, याद रखेगा। अगर पाल्मोनेरी सीरा के बारे में बात करें तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स कि ये फेफड़े से हृदय की ओर शुद्ध रक्त ले जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि रुद्धोष्म परिवर्तन में क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, रुद्धोष्म परिवर्तन में क्या होता है कि ऊष्मा और ताप दोनों बदलते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखेगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। तो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम का अगर संबंध में बात करें तो इसमें ऊर्जा संरक्षित रहता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि सार्क। ठीक है, सार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो चलिए एक एक पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि सार्क में आर से तात्पर्य जो है रूरल से है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप इसका फुल फॉर्म समझ लीजिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, यानी आर का मतलब रीजनल होता है, याद रखिएगा। तो पहला पॉइंट तो गलत है। सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करें कि सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। बिल्कुल करेक्ट है कि जो सार्क की स्थापना की गई थी वो 8 दिसंबर 1985 को ढाका यानी कि बांग्लादेश में किया गया था। जिसमें फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि वर्तमान में कुल सदस्य कितने, 8 सदस्य इसमें शामिल है। ठीक है, अगर कभी कभी पूछे कि नवीनतम सदस्य कौन है, सबसे लास्ट में कौन इसमें जुड़ा था, तो वो था अफगानिस्तान। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर के बारे में बात करें तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा केवल और केवल 2, ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे पड़ता है, तो इसका हेडक्वार्टर नेपाल के काठमांडू में स्थित है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य की सहायता करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है सदस्य देशों की सहायता करता है, किस प्रकार से, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उनके भुगतान संतुलन को उनकी लघु असाम्यावस्था अवधि के दौरान। यानी फ्रेंड्स ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनता है। मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से रोकने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। तो मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है। इसका राइट आंसर है कि मुद्रा आपूर्ति की कमी करके थोड़ी देर के लिए अस्थायी रूप से टेम्पररी रोका जा सकता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्र में लोक लेखा समिति का गठन कब किया गया था। तो केंद्र में लोक लेखा समिति का जो गठन किया गया था वो 1921 में किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करें कि इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से और जो कि 7 राज्यसभा से। और अगर वर्तमान में इसके अध्यक्ष के बारे में बात करें तो अधीर रंजन चौधरी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, जिनका हाल ही में 1 वर्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया। अगला पॉइंट देखिए क्या है कि लोकसभा को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। किसके अनुसार ये भंग किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर है कि राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर भंग किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा और ये आर्टिकल 85 के तहत किया जाता है। कभी कभी राज्यसभा के बारे में पूछा था कि राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है, तो याद रखेंगे राज्यसभा एक स्थायी सदस्य और स्थायी सदन है और इसको भंग नहीं किया जा सकता है। अगला पॉइंट देखिए क्या है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य जो था वो क्या था। तो इसका जो लक्ष्य रखा गया था, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्रेंड्स इसका लक्ष्य रखा गया था 9 से 9.5%। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आप याद रखेंगे, इसमें बाद में संशोधन किया गया था और संशोधन करने के बाद फ्रेंड्स 8% रखा गया था। लेकिन इसमें यह नहीं बोला गया कि संशोधन करने के पश्चात, तो आप इसका राइट आंसर सिर्फ और सिर्फ डी को टिक करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ना कि आप ए के थ्रू जाएंगे। ठीक है, कभी कभी अब ये पूछ सकता है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल आप याद रखेंगे 2012 से 17 तक। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या है कि ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ऑक्सीकरण को हम इलेक्ट्रॉनों की हानि के रूप में परिभाषित कर सकते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनों का हानि होना ऑक्सीकरण ही कहलाता है। आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अम्ल वर्षा किस पर्यावरण प्रदूषण से बनती है। अम्ल वर्षा जो होता है वो किसका मिश्रण होता है। इसका राइट आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग कह सकते हैं N2O और SO2 का मिश्रण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और नाइट्रस ऑक्साइड को फ्रेंड्स किस नाम से जानते हैं, जो कि लाफिंग गैस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। MMR का टीका जो है किस बीमारी में दिया जाता है। जो MMR का टीका दिया जाता है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रेंड्स मीजल्स और यहाँ पे मम्स और रूबेला। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी। ठीक है, अगर बात करें मिजल्स यानी कि खासरा और ये आपका हैज़ा हो गया और रूबेला, इन तीनों के लिए फ्रेंड्स जो कि MMR का टीका दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में कौन रुधिर कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला व्यावसायिक कारक है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऊपर में ही देखा था, थोड़ा सा यहाँ पे डबल क्वेश्चन रिपीट हो गया, चलो कोई बात नहीं। राइट आंसर यहाँ पे स्टैटिन होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है। यानी आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा एक खरीफ की फसल नहीं है। तो खरीफ फसल अगर यहाँ पे देखें तो जवार, बाजरा और मक्का बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन चना जो होता है वो रबी की फसल के अंतर्गत आता है। ठीक है फ्रेंड्स, रबी की फसल में चना, जो ये आपका सरसों, ये सभी आते हैं। और यहाँ से आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि जो ये खरीफ की फसल, इसकी बुआई कब की जाती है, कटाई कब की जाती है। तो जे नदी मैंने आपको ये बताया था, जून जुलाई में बोई जाती है और ये आपका फ्रेंड्स नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विधा इको फ्रेंडली है। ठीक है फ्रेंड्स, कृषि विद्या जो इको फ्रेंडली है, क्या होगा इसका राइट आंसर। कहने का मतलब ये हुआ कि इनमें से कौन सा एक कृषि की विधि जो है वो इको फ्रेंडली है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब जो कि जैविक कृषि। और अब मैं आपको बता दूं कि जैविक खेती क्या होती है। जैविक खेती फ्रेंड्स कृषि की वह विधि होती है जिसमें संश्लेषित उर्वरकों और संश्लेषित जो कीटनाशक होते हैं उनके प्रयोग को न्यूनतम प्रयोग किया जाता है, बहुत ही कम मात्रा में प्रयोग किया जाता है, उसको कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से उस सही युग्म को चुनिए जो कि टाइफाइड ज्वर के कारक और टाइफाइड के पुष्टिकरण की निरूपित करता है। यानी टाइफाइड किसके कारण होता है और टाइफाइड होने की जो पुष्टि की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कि फ्रेंड्स जो साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है और एक जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। और विडाल टेस्ट होता है, इसके कारण हमें पता चलता है कि टाइफाइड हुआ है या नहीं होता। यानी कि टाइफाइड का प्रयोग जांच करने के लिए विडाल टेस्ट का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। गैमेट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो गैमेट की शुद्धता का प्रतिपादन के नियम है फ्रेंड्स मेंडल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट होगा, याद रखेंगे मेंडल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो वही वाला क्वेश्चन जो हम लोगों ने ऊपर में देखा था, तो इसका राइट आंसर आप तो डेफिनेटली कर ही लेंगे। अगला पॉइंट देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि आसवान उच्च बांध स्थित होता है। आसवान बांध जो है वो कहाँ पे स्थित है। आसवान डैम जो है वो फ्रेंड्स ये मिस्र में पड़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे। ठीक है, मिस्र की राजधानी क्या होती है आप नीचे मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। अगला पॉइंट देखिए क्या है। 1933 में अर्थशास्त्र में माइक्रो और मैक्रो शब्द का प्रयोग जो सर्वप्रथम किसने किया था। तो माइक्रो और मैक्रो शब्द का प्रयोग 1933 में अर्थशास्त्र में किया गया था रेगनर फ्रिश के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए। अगला पॉइंट क्या कहता है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा। तो प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर जो प्रकाशित किया जाता है भारत के वित्त मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट होगा, याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। तो ध्यान से पढ़िए और बताना कि कौन सही तरीके से सुमेलित किया गया। तो अगर हम यहाँ पे राइट आंसर के बारे में बात करें तो बिल्कुल करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बगदाद। ठीक है फ्रेंड्स, जो बगदाद है वो टाइग्रिस नदी पे बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, आप नीचे मुझे कमेंट्स करके सभी का सही मिलान करके बताइएगा कौन सही तरीके से मैच होगा। यानी कि पेरिस किस नदी के किनारे है, रोम किस नदी के किनारे और वान किस नदी के किनारे पड़ता है। इन सभी को कमेंट्स करके आप नीचे पॉइंट्स ये बनता है कि तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तपोवन और विष्णुगढ़ जो जल विद्युत परियोजना ये उत्तराखंड में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है, यानी कि परियोजना और राज्य के साथ मैच करना है। तो चलिए एक एक करके मैच करते हैं। सबसे पहला अगर हम यहाँ पे मैच करना चाहें जो सबसे इजी हो तो आप उसको उठाइए, मैटूर बांध। तो मैटूर बांध का संबंध आप तमिलनाडु से बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यानी कि फर्स्ट का फर्स्ट के साथ मैच होगा। ठीक है, तो फर्स्ट का फर्स्ट के साथ एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, तो राइट आंसर आप एक को टिक करके बढ़ सकते हैं आगे। लेकिन आगे भी मैच कर लेते हैं। देखिए मयूराक्षी जो परियोजना है वो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर हम बात करें सी का 2 के साथ मैच करके देख लीजिए। जो नागर सागर बांध है, नागर सागर परियोजना, ये किस नदी पे, कृष्णा नदी पर बनाया गया, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में बनाया गया, तो ये भी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, सही तरीके से। आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि भील जनजाति भारत के सर्वाधिक पाई जाती है। जो भील जनजाति है वो भारत में सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। देखिए भील जनजाति मध्य भारत की एक जनजाति का नाम है और ये भील जनजाति भारत के सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पे सी को टिक कर सकते हैं। सर्वाधिक जो पाई जाती है वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है, लेकिन और भी इलाकों में पाई जाती है, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में मध्य प्रदेश में। तो इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल 80 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया। अब बात करते हैं फ्रेंड्स मैथ्स और रीजनिंग के। अगर आपको यहाँ तक इस वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब बात करते हैं रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहला क्वेश्चन 80 नंबर 1 में क्या कह रहा है कि 100 मीटर लंबी एक ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। रेलवे लाइन पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, हमें यहाँ पे समय निकालना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि समय यानी कि टाइम इक्वल टू क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा में चाल। तो दूरी आपका फ्रेंड्स जो कि ट्रेन की जो लंबाई होती है वही आपका दूरी हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मीटर में है और जो स्पीड दिया गया वो किलोमीटर पर सेकंड घंटा में है। तो इसको क्या करेंगे, किलोमीटर पर घंटा को आपको पता है फ्रेंड्स चेंज करने के लिए 5/18 से चेंज कर दे, गुना कर देंगे। तो ये मैंने 18 ऊपर में कर दिया क्योंकि 5/18 थर्ड बटा ऊपर में चला ही जाता है, क्लियर। तो यहाँ पे मैं इसको कटाता हूँ तो ये मीटर पर सेकंड में हो जाता है। आप यहाँ से इजीली इसको कटा सकते हैं, 0 से 0 और 6 से मैं इसको कटाता हूँ और 5 दूना 10 यानी कि 6 दूना 12 सेकंड आपका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 82 में क्या कह रहा है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, 82 भी देखिए। क्वेश्चन ये कह रहा है फ्रेंड्स कि एक धनराशि है जो कि 800 रुपये धनराशि दी गई है और यहाँ पे आपको 10% पे 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए सिंपल सा एक फार्मूला होता है जो कि डिफरेंसेस इक्वल टू क्या हम लिखते हैं कि P यानी कि प्रिंसिपल और R अपॉन में 100, ठीक है। इसका स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पे 300 प्लस में R और नीचे में आपका 100। ये फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा ये 3 वर्ष के लिए होता है। 2 वर्ष के लिए सिंपल सा होता है फ्रेंड्स, 2 वर्ष के लिए यहाँ पे सिर्फ इतना ही होता है और 3 वर्ष के लिए इसमें हम इतना ऐड करते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे हमें डिफरेंसेस निकालना है तो डी को मैं डी छोड़ता हूँ, पी हमारा 800 रुपया दिया गया और यहाँ पे देखिएगा आर हमारे पास 10% था। तो मैं यहाँ पे 10 और नीचे मैं फिर से इसको 100 करता हूँ, इसका स्क्वायर और नीचे फ्रेंड्स देखिए 300 प्लस आर यानी कि 310 लिख सकता हूँ और नीचे में आपका 100। 0 से 0 से कटाता हूँ, यहाँ से 1 0 से 1 0 खत्म। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 800 और गुने में 1/100, ठीक है, क्योंकि 10 का स्क्वायर और नीचे में 31/10। यहाँ से 00 से 00 ये खत्म और 8 में 31 से गुना करेंगे तो 8 एकम 8 और 8 तरीके 24 और 10 एक नीचे पॉइंट यानी कि 24.8 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है, यहाँ पे x की वैल्यू जो दी गई है √3 प्लस में √2 दिया गया, ठीक है। और आपसे ये पूछ रहा है कि x² प्लस में 1 अपॉन में x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी। इसकी वैल्यू हमसे पूछ जा रही है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 1/x निकाल लेते हैं। देखिए 1/x निकालेंगे तो ये क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है। तो फ्रेंड्स मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपने हमारे 50 पार्ट मैंने आपको कंप्लीट कराया है रीजनिंग और मैथ्स के, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लिया, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी एक साथ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को देखिए किस तरह से करते हैं। हमें क्या निकालना है, x² प्लस 1/x²। तो मैं अगर बोलूँ फ्रेंड्स x और प्लस 1/x को आप पहले ऐड कर लो, तो इसको मैं ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये आपका माइनस माइनस खत्म हो जाएगा यानी कि 2√3 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको बोलता हूँ कि आप बोथ साइड स्क्वायर कर लीजिए। तो चलिए इसको मैं बोथ साइड स्क्वायर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे करने से क्या होगा, x² और 1/x² और प्लस में ये आपका 2 हो जाएगा और राइट साइड में देखिए 2 दूना 4 और 4 ये 3, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे करोगे तो x² प्लस 1/x² और राइट्स में 12 में से 2 जाएगा तो 10। तो यही तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आसानी से आपने निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिया गया, एक सीरीज दिया गया 3 जो कि 13 है और 23 और 33 और डॉट 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 इस टाइप का। और आपसे ये पूछ रहा है कि इसमें जो कि 24th जो टर्म होगा वो क्या होगा, ठीक है। 24वां पद हमें निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया कि 24वां पद निकालना है तो a प्लस जो कि 23d कर सकते हैं, एक कम। अब यहाँ पे a का मतलब स्टार्टिंग का जो पहला पद होता है ये हो गया और 23 गुने d का मतलब 2 पदों के बीच का अंतर, यानी कि 13 में से 3 जाएगा तो 10 और आगे भी चेक कर सकते हैं 23 में से 13 जाएगा तो 10, यानी कि d हमारा 10 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं, 23 यहाँ में 230 और देखिए इसको करेंगे तो फ्रेंड्स ये कितना हो जाएगा, जो कि 233। अब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और यहीं पे मिसप्रिंट हुआ था, राइट, जो कि क्वेश्चंस में जो कि आंसर में उसमें बी लिखा गया था, तो थोड़ा सा इसको मिसप्रिंट हुआ था, इसको आप सुधार करके 233 करेंगे करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो दिया गया गोले के आयतन दिए गए, गोले का आयतन का अनुपात जो है वो 8:27 है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि V1 और V2 यानी कि वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 का जो रेशियो है वो 8:27 है। तो आपको पता है फ्रेंड्स, अगर रेडियस के यहाँ पे निकालेंगे इनका रेशियो क्या होगा, तो R1 और R2 अगर करते हैं तो जस्ट इसके, क्योंकि आपको पता है कि वॉल्यूम इक्वल टू होता है क्या, 4/3 इंटू पाई आर क्यू। तो 4/3 से पाई 4/3 कटेगा, पाई से पाई कटेगा और आर क्यू बचेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इन दोनों के इस तरह से कर देता हूँ, यानी कि 8/27। ठीक है फ्रेंड्स, क्यू काटेगा तो उस पर आपका रूट चढ़ता है, तो यहाँ पे अगर मैंने स्क्वायर हटाया तो रूट चढ़ता है, तो क्यू हटाया तो मैंने क्यूब इधर चढ़ा दिया। ठीक है, तो यहाँ से अगर करें तो 2/3 यहाँ पे आर निकल जाएगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा रहा था उनका जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो क्या होता है, मान के चलते हैं कि 4πr² होता है, R1 इसको मान लेते हैं और 4πr² तो ये तो आपका खत्म ही हो जाएगा, यानी R1² R2² करेंगे तो आप इसको कर सकते हैं 4 और 9। तो राइट आंसर आपका 4/9 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप समझ चुके होंगे कैसे यहाँ पे मैंने किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक त्रिभुज दिया गया और त्रिभुज ABC में O परिकेंद्र है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं और ये हमारा कुछ त्रिभुज इस तरह से हो गया A, B और C। परिकेंद्र का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है कि इस त्रिभुज के बाहर की तरफ से एक वृत्त इस तरह से घिरा होगा, इसी को कहते हैं परिकेंद्र। ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ पे O। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि BAC 50 डिग्री दिया गया, तो BAC यानी कि A आपका 50 डिग्री दिया गया। क्लियर। उसके बाद आपसे पूछ क्या रहा है कि पूछ रहा है कि OBC की वैल्यू क्या होगी, O, B और C, इसकी वैल्यू हमें बताना है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, तो अब मैंने आपको बताया क्या कि ये जो कोड होता है इसका जस्ट आधा होता है, यानी कि ये 50 है तो ये डेफिनेटली इसका दुगना होगा 100। ठीक है, ये जब 100 है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर इस त्रिभुज को देखें तो त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, तो ये आपका अगर 100 डिग्री होता है और ये दोनों का बेस सेम है। ठीक है, तो ये जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये भी होगा, तो ये कह सकते हैं कि x + 2x। ठीक है, ध्यान रखिएगा डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, ये 40 40 80 और 180 हो जाता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको कर सकते हो x + 100 यानी कि 2x + 100 अब इक्वल टू 180 लिखोगे, तो x इक्वल टू यहाँ से अगर वैल्यू निकालते हैं तो 40 डिग्री निकल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमसे ये पूछा था कि OBC की वैल्यू क्या होगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं 40 डिग्री बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि OBC इक्वल टू 40 डिग्री राइट आंसर हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप समझ चुके होंगे यहाँ पे मैंने किस तरह से किया हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया कि एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, जिसकी वजह से उसकी औसत 3 बढ़ जाती है। ठीक है, 3 रन बढ़ जाती है। तो हमें बताना है कि वर्तमान औसत क्या होगी। तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को किस तरह से किया था, मान के चले कि उसने 16वीं पारी जब खेली थी, उसका जो औसत था वो x था। ये हम मान लेते हैं कि उसकी जो औसत थी वो x थी, 16वीं पारी में x औसत थी। लेकिन जब उसने 17वीं पारी खेली तो उसने क्या कि उसका 3 औसत बढ़ जाता है, यानी कि पहले x था, अब उसका जो औसत हो रहा है वो 3 बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 17वीं पारी जब उसने खेली तो उसका टोटल रन, यानी कि जो औसत था उसका टोटल रन, और 16वीं पारी का रन जिसकी 87 रन वो बना रहा था। आई होप कि आप ये समझ रहे हैं कि मैंने क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे हम रन का बराबर कर देने, जो जैसे बोला कि 17वीं पारी में उसने 87 रन बनाया था, जिसकी वजह से औसत 3 बढ़ गया था, तो 16वीं पारी में उसका कुल रन 17वीं पारी में कुल रन टोटल घटा देंगे तो यानी 87 के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 17x और 17 51 और माइनस में आपका 16x और राइट साइड में 87। यहाँ पे x की वैल्यू निकालोगे तो 87 और माइनस में 51 हो जाएगा, और यहाँ से करते हैं तो ये आपका 36। तो ये 36 जो आया फ्रेंड्स ये क्या था, 16वीं पारी का था। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा है कि वर्तमान औसत क्या होगा। वर्तमान औसत यानी कि अब तो हम 17वीं पारी में बात करेंगे, तो यानी कि इसमें 3 हम ऐड कर देंगे तो राइट आंसर आपका क्या होगा, 39 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 88 में क्या कह रहा है कि आशीष और कुशल की वर्तमान आयु का अंतर जो दिया गया वो 24 वर्ष है, और उनका अनुपात जो है, उनकी आयु का अनुपात 3:7 है। तो अंतर जब हमारे पास दिया गया तो ये कह सकते हैं कि 7x माइनस में 3x इक्वल टू 24 लिख सकते हैं, और यहाँ से 4x इक्वल टू 24, यानी x की जो वैल्यू होगी वो 6 हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे पूछ रहा है कि उनके वर्तमान आयु का योग, तो जब उनका अनुपात जो दिया गया था वो 7:3 था, या फिर 3:7 कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो जब ये इनका रेशियो ये था तो हम ये कह सकते हैं फ्रेंड्स 7 और 3 10x टोटल, जब उनका योग करना है तो 10x कर सकते हैं, और x की वैल्यू 6, यानी कि 10 × 6 करेंगे तो 60 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या दिया गया है, x और स्टार y का मतलब 3x + 2y लिखा गया। तो हमसे पूछ रहा है कि 2 स्टार 3 और प्लस में 3 स्टार 4 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन का मतलब जो इस तरह से यहाँ पे सजाया गया उसी को हमको यहाँ पे रखना है। ये मान लीजिए x है और ये y है, तो चलिए इसको करते हैं। तो देखिए x यानी कि 3 2 करना है, तो यानी कि 3 दूना 6 हो जाएगा, और यहाँ पे y यानी कि 2 दूना 6, ये भी 6 हो जाता है। फिर से वैसी करेंगे तो यानी कि 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9, और यहाँ पे 4 में 2 से गुना कर देंगे तो 4 दूना 8। बस इस सभी को ऐड कर लीजिए। देखिए 9 8 17 और ये 12 और 17, यानी फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि 29 आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स आपके पास यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया और इसको हम तोड़कर लिख सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे, तो देखिए 3 के पावर में लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, 5/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और उसी तरह से अगर 9 के स्क्वायर लिखा गया तो इसको मैं 3 के फॉर्म में तोड़ूँ तो 3 के पावर 4 लिख सकता हूँ। राइट साइड में 3 के पावर n लिख सकता हूँ, और गुना में आपका 3 के पावर 3/2, कोई दिक्कत नहीं। जब 3√3 है इसका मतलब 3 के पावर 3/2 कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स इसको क्या करते हैं, इन आधार से में तो पावर में ऐड हो जाएगा, यानी कि 3 के पावर इसको ऐड करेंगे तो 4 दूना 8 5 13, 13/2 पावर में ऐड हो गया। उसी तरह से इसको करेंगे तो 3 के पावर n 2n प्लस में 3, 2n प्लस में 3 और अपॉन में 2। जब दोनों तरफ बेस सेम हो और बराबर में हो, इक्वल में, तो पावर भी बराबर हो जाता है, यानी कि 13/2 यहाँ पे कर सकते हैं और 2n प्लस 3/2 इसको कर सकते हैं। 2 से 2 खत्म, 3 इधर आ जाएगा तो 10 = 2n, और n की जो वैल्यू हो जाएगी वो 5 के बराबर हो जाता है। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न ये कह रहा है कि कुमार शब्द को कितने तरीके से क्रमबद्ध किए जा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स सिंपल सी बात है, इस टाइप के मैंने क्वेश्चन आपको बताया। KUMAR कुमार को कितने तरीके से सजाया जा सकता है। तो इसमें कितने लेटर हैं, तो आपको होगा कि 5 लेटर है, तो 5 का फैक्टोरियल आप निकाल लो। देखिए फैक्टोरियल लिखने का 2 तरीका होता है, या तो इस तरह से आप लिख सकते हैं या फिर इस तरह से लिख सकते हैं। और 5 का फैक्टोरियल का मतलब जितने भी लेटर का फैक्टोरियल आपको पूछा जाता है आप पीछे से इतना में गुना करते हैं, 5 4 3 2 और 1। ठीक है, 1 तक हम आते हैं तो इसको गुना कर ले, 5 का 20, 20 थे 60, 60 दूना 120। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 120। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ चुके होंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 120 करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में ये कह रहा है कि एक दिया गया वर्ष है और जो कि लीप वर्ष नहीं है, और इसका पहला जो दिन है वो फ्राइडे है। ठीक है, लीप वर्ष भी नहीं है और इसका यानी कि ये साधारण वर्ष है। ठीक है फ्रेंड्स, जब साधारण वर्ष हो और उसका जो फर्स्ट डे, यानी कि जब फर्स्ट डे फ्राइडे कह रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, कोई भी दिन हो। तो देखिए फ्रेंड्स अगर पहला दिन फ्राइडे कह रहा है तो आखिरी दिन क्या होगा। जब भी साधारण वर्ष हो यानी कि लीप वर्ष नहीं हो तो उस कंडीशन में जो पहला दिन होता है वही उसका आखिरी दिन भी होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि 1 जनवरी, मान के चलिए कि 1 जनवरी 2019 को अगर फ्राइडे था, नॉर्मली मान के चलेगा कि 1 जनवरी 2019 को अगर फ्राइडे था और ये साधारण वर्ष है, लीप वर्ष तो नहीं है, तो उसी तरह से कह सकते हैं कि 31 दिसंबर 2019 को भी फ्राइडे ही होगा। ठीक है, तो यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका फ्राइडे बिल्कुल करेक्ट होगा। इसको आप टिक करके निकल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो आप अगर इस तरह से नहीं करना चाहते हैं, नहीं याद रखना चाहते हैं, तो इसका एक और मेथड होता है। आप इसको क्या कर सकते हैं कि साधारण वर्ष यानी कि 365 दिन होगा, तो 365 को आप 7 से डिवाइड कर लो। 7 से डिवाइड करोगे तो जो लास्ट में एक ही शेष बचेगा, और एक शेष का मतलब जो स्टार्टिंग का दिन हुआ वही आपका आखिरी दिन भी होता है। ये तो बात हो गई। लेकिन फ्रेंड्स अगर ये लीप वर्ष होता तो क्या होता, लीप ईयर्स होता तो एक दिन आगे बढ़ जाता। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की। तो क्वेश्चन नंबर 93 में आप देख सकते हैं कि आपके पास एक सीरीज़ दिया गया और इस सीरीज़ में हमें मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे इस मिसिंग नंबर को, तो देखिए फ्रेंड्स अगर इस पैटर्न को आप ध्यान से देखो तो ऊपर वाले और नीचे वाले को गुना करके, यानी कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ऊपर वाले में जिस 6 लिखा है और नीचे 7 लिखा है, तो इसको आप गुना करके और इन दोनों को गुना करके घटा लो। यानी कि देखिए 7 गुना 6 कितना होता है 42, और 5 चौका 20, तो घटाने के बाद 22 बिल्कुल करेक्ट आ जाता है। सेम टू सेम इसी को भी आप कर सकते हैं, और जो लास्ट वाला मैं उसको करता हूँ तो 8 गुने 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, और उसकी तरह से 6 चौका 24, इसको आप घटा लीजिएगा तो देखिए 40 बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि ये पैटर्न आप अच्छे तरीके से फॉलो किए होंगे और राइट आंसर आपने डेफिनेटली किया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए सीटिंग अरेंजमेंट दिया गया कि 5 मित्र PQRST एक पंक्ति में उत्तर की दिशा की ओर मुँह करके बैठे। तो सबसे पहले इसको हम सजाते हैं। देखिए मान के चलिए कि 5 1 2 3 4 और 5 मित्र और उत्तर की तरफ मुँह करके बैठे, यानी कि लेफ्ट साइड इनका इधर होगा, राइट साइड इधर होगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। आगे क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि
मुंह करके बैठे हैं तो एस बैठा है टी और क्यू के बीच में, जो एस बैठा है टी और क्यू के बीच में बैठा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो ये मान लेते हैं कि मान के चलिए कि टी और क्यू के बीच में बैठा है ना, तो एस यहाँ पे बैठा होगा, तो टी और क्यू, तो मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा बोल्ड करके नहीं लिखता हूँ, हो सकता है कि चेंज भी करना पड़ सकता है, तो टी और क्यू इस तरह से हो सकता है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि और Q है R के निकटतम बाईं ओर, जो Q बैठा है, मान के चलिए कि Q यहाँ पे बैठा है तो R के ये निकटतम बाईं ओर बैठा है, यानी कि अगर बाईं R यहाँ पर बैठेगा तो इसके बाईं ओर ये R बैठेगा, तो डेफिनेटली ये तो बात क्लियर हो रहा है। और आगे भी पढ़ के देख लेते हैं, आगे क्या कह रहा है कि और ये कह रहा है कि P जो है, फ्रेंड्स ध्यान से पढ़ेगा, यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर लिया कि Q R के निकटतम बाईं ओर बैठा है, ये तो क्लियर हो रहा है। और क्या कह रहा है कि P है T के निकटतम बाईं ओर, देखिए P जो बैठा है वो T के निकटतम बाईं ओर, यानी कि T का बाईं यहाँ पे होगा, तो यानी कि P यहाँ पर बैठा है, तो ये फॉलो तो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब आगे भी देख लेते एक बार फिर से इसको पढ़ के अच्छे से कि कोई दिक्कत तो नहीं है। ध्यान से पढ़ेगा, S बैठा है T और Q के बीच में, S जो बैठा है वो T और Q के बीच में बैठा है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों के बीच में है। आगे क्वेश्चंस में कह रहा था कि Q है R के निकटतम बाईं ओर, Q है R के निकटतम बाईं ओर, और T निकटतम है P के बाईं ओर, ठीक है, यानी कि T जो है T के बाईं ओर P है, बिल्कुल करेक्ट है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि बीच में कौन बैठा है, तो इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं कि बीच में S बैठा है, तो राइट आंसर आप टिक कर सकते हैं एक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 में दिया गया कि जिला, राज्य और देश, इनके बीच का सही संबंध क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, इसमें तो कुछ करना नहीं है। देख सकते हैं कि अगर हम बात करें फ्रेंड्स, जो देश हुआ, ठीक है, देश के अंतर्गत ही तो जिला राज्य आते हैं, और राज्य के अंतर ही जिला आते हैं, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट तरीके से फॉलो करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 96 क्वेश्चंस को ध्यान से देखें तो क्या कह रहा है, यहाँ पे हमें मिसिंग नंबर बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले पैटर्न क्या दिया गया, 2 2 4, ठीक है। उसी तरह से 4 8, यहाँ पे 16 लिखा गया, 6 वाट और 36, तो हमें बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। तो इस चीज़ को हम ध्यान से समझते हैं कि क्या किया गया। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे देखें पहले पैटर्न को कि 2 का स्क्वायर लिखा गया, 4 का स्क्वायर लिखा गया, 6 का स्क्वायर लिखा गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कर सकते हैं क्या कि 2 का आधा लिखा गया, यानी कि 4 का आधा 2, 16 का आधा 8 और 36 का आधा 18, ये हमारा राइट आंसर होगा 18, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट ये करे कि मीना उत्तर की ओर जा रही है। तो चलिए भाई, इसको मीना को हम उत्तर की तरफ भेजते हैं। मीना उत्तर की तरफ जा रही है, उत्तर की तरफ यानी कि ऊपर की ओर जा रही है, और वो 3 बार दाईं ओर मुड़ती है। दाईं ओर यानी कि राइट साइड की तरफ वो 3 बार मुड़ती है। एक बार इसको मोड़ा मैंने, एक बार फिर से मोड़ा इसको मैंने, एक बार फिर से मोड़ा, 3 बार इसको मैंने दाईं तरफ मोड़ दिया। उसके बाद क्या करें, फिर वह बाईं ओर मुड़ जाती है। चलो इसके बाद बाईं ओर यानी कि इसके लेफ्ट साइड की तरफ मोड़ देते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब वो किस दिशा की ओर जा रही है। तो जो नीचे का जाने का मतलब जो कि साउथ दिशा होगा, यानी फ्रेंड्स दक्षिण दिशा को आप टिक कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला पॉइंट्स आपके पास क्या कह रहा है कि 24 का अनुपात 60 के साथ हुआ है, तो 210 का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले इस चीज़ को आप समझिए कि किया क्या गया। अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि 3 का क्यूब करके 3 कम किया गया, तो यहाँ पर 4 का क्यूब करके 4 कम किया गया। उसी तरह से यहाँ पे देखिए तो 6 का क्यूब करके 6 कम कर देंगे, तो 216 में से 6 आएगा, तो बिल्कुल 210। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यानी कि 1 बढ़ाएगा था 3 के 4, तो 6 का 7 करेंगे, 7 का क्यूब करके 7 माइनस कर दीजिए, तो 343 में से अगर हम 7 को कम करते हैं तो 336, तो बिल्कुल करेक्ट होगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला पॉइंट्स में क्या कह रहे हैं कि GIF और H एक बेंच पर बैठे हैं। तो चलिए सबसे पहले एक मान लेते हैं कि एक बेंच है और इस पे 4 लोगों को बैठाना है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि F के बाईं ओर निकटतम H बैठी है, F के बाईं ओर निकटतम H बैठी है, और आगे क्या कह रहा है कि I के दोनों ओर F और G बैठे हैं। तो सबसे पहले दोनों ओर बैठाना, तो मान लेते हैं कि GI यहाँ पर है। तो इसके बाद क्या होगा कि एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन में ऊपर में क्या बोला कि F के बाईं ओर H भी बैठाना है। अगर मैं आपको F यहाँ पर बैठाता हूँ, इसके बगल में बाईं ओर हम नहीं बैठा सकते H को, तो यानी कि F हमारा यहाँ बैठेगा और जस्ट इसके बगल में H होगा, क्योंकि F के बाईं ओर H भी बैठा है, और ये आपका G हो गया। ये भी कंडीशन पूरा होगा कि F और G के बीच में I बैठा था, ठीक है। अब आगे पूछ रहा है कि दाईं ओर छोर पे कौन बैठा है। तो दाईं ओर छोर का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट ये हुआ, राइट ये हुआ। दाईं का मतलब राइट, राइट छोर पे कौन बैठा है, G बैठा है। तो राइट आंसर आप G को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप के प्रैक्टिस सेट करना खुद से मॉक टेस्ट का, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जो भी मैं एक प्रैक्टिस सेट आपको करा रहा हूं, तो आप चाहो तो खुद से भी प्रैक्टिस लगा सकते हो। आपको 40 रुपये में एक PDF को खरीद लेना है, आप उसको लगा सकते हो। और उस प्रैक्टिस सेट में फ्रेंड्स 10 सेट दिए गए। तो ये पहला सेट तो मैंने आपको क्लियर करा दिया। चाहो तो आप खुद से भी कोशिश कर सकते हैं बाकी सेट्स को, तो बाकी आपकी मर्जी, आप चाहो तो खरीद सकते हो। तो फिलहाल देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के राइट आंसर के बारे में बात करते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और ये किस तरह से फॉलो किया गया। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखें तो ये कुछ इस तरह से सीरीज बढ़ रहा है, ठीक है, आगे भी बढ़ रहा है। तो कितना का अंतर हो रहा है, तो +12 ऐड किया गया, इसमें +12 ऐड किया गया। तो हम +12 अगर ऐड करते हैं तो क्या हमारे पास क्या आएगा, तो +12 को आप ऐड करके देखिए फ्रेंड्स 70 आएगा। लेकिन ऑप्शंस में 70 तो है नहीं, यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ से भी हम +12 को ऐड कर सकते हैं। यानी कि अगर हम इस 12 को घटा दें तो 22 में अगर 12 को ऐड किया गया होगा तो 34 आया, 34 में 12 को ऐड किया होगा 46 आया, 46 में 12 58। तो कह सकते हैं कि या तो ऑप्शन 70 होना चाहिए था या फिर 22 होना चाहिए था, लेकिन 70 नहीं है, इसलिए वजह से 22 को टिक करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के ये मॉक टेस्ट अच्छे से समझ में आ गई होगी। और ये हम लोगों ने सेट 1 जो कि पेड का सेट मैंने ये 1 कराया कंप्लीट, जो कि आप लोगों ने सेट को खरीदा था। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।